तो दोस्तों आज हम फिर साथ हैं डॉक्टर योगेश माहौर के। जिसको हम उनसे समझेंगे। और क्या ये भारत में पहली बार एक लंबे समय से एक कानून भी लंबित है, जो कि सामाजिक जवाबदेही के कानून को राजस्थान को पास करना होगा और अगले सत्र में शायद ये। डॉक्टर योगेश नमस्कार। नमस्कार नमस्कार फारूक भाई, बहुत कैसे हैं बढ़िया आप? बहुत बढ़िया। ऊपर वाले की कृपा है, दोस्तों की दुआएं हैं। आज हम बात करने वाले हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन अंग्रेजी का शब्द हो गया, हिंदी में अगर बोल देंगे तो विकेंद्रीकरण हो जाएगा। अगर हो सकता है कोई दोनों ना समझता हो। तो आपकी हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इससे जुड़ती हैं, विकेंद्रीकरण से। आपको आपके घर में स्वच्छ पानी मिलता है कि नहीं, आपके आसपास सफाई कैसी है। अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो क्या आप सुरक्षित महसूस करती हैं बच्चियां, या आप स्वयं रात में एक गांव से दूसरे गांव जाना। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, पर जिसके लिए जो पैसा है वो हमने सरकार को टैक्स के माध्यम से दे दिया है। अब हमारी वो जरूरतों के लिए पैसा हमने उनको दे दिया, तो करेंगे भी वही। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पानी स्वच्छ आए, मगर पता ये चलता है कि हमारे गांव के पास से निकल गया एक बड़ा जबरदस्त सा हाईवे। तो क्या वो जरूरत थी हमारी, या वाकई में हाईवे से हमें ज्यादा लाभ होने वाला है बनिस्बत स्वच्छ पानी की। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं, जो दिक्कतें हैं हमारी, या हमारी कुछ सफलताएं भी हैं। इन सब को हम देखेंगे। ये सब कुछ जुड़ता है विकेंद्रीकरण से, कि क्या आखिरी में बैठे हुए आदमी के पास इतना मौका है कि वो कह सके कि मुझे ये चाहिए। समूह के तौर पे हर व्यक्ति व्यक्ति की बात तो नहीं होगी। यही कुछ है डिसेंट्रलाइजेशन, यही कुछ है विकेंद्रीकरण। बाकी हम समझेंगे डॉक्टर योगेश से। तो डॉक्टर योगेश, हम तो यही उलझे हुए हैं साहब कि ये है क्या, बताएं क्या है डिसेंट्रलाइजेशन। फारूक भाई, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात का वास्तव में साधुवाद देना चाहूंगा। आप एक बहुत ही मतलब क्रिटिकल सब्जेक्ट को आज डिस्कशन पॉइंट पे लेकर आए हैं, और मुझे थोड़ा सा मेरा ऐसा अप्रहेंशन है कि ये विषय एक बहुत मास के इंटरेस्ट का है या नहीं है, लेकिन मास के सरोकार का बहुत जबरदस्त विषय है जिस पर आप बात करने जा रहे हैं। जी। बेसिकली विकेंद्रीकरण को मैं कहूंगा तो एक दर्शन है, एक अवधारणा है बेसिकली, जो केंद्रीकरण के जस्ट विपरीत है। जैसे हमारे आसपास बहुत सारी चीजें अब हम लोग जब देखते हैं तो एक तो विकास आवश्यकता के अनुरूप है, जो जो हमारी सतही और जो हमारे जीवन से सीधे जुड़ा हुआ है। दूसरा एक विकास ऐसा भी हमारे आसपास नजर आता है जो हम पर थोपा गया है, जो कहीं से किसी और मॉडल को, किसी और देश की लर्निंग को, किसी और देश की आवश्यकता के हिसाब से प्लान किए गए मॉडल को उठा के सीधे हमने थोप दिया गया है। ऐसा दो दो प्रकार के विकास की तस्वीरें दिखती हैं। जहां तक अपन मतलब डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं ना, तो डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली दो मोटे मोटे तौर पे देखा जाता है। राजनीतिक विकेंद्रीकरण यानी कि पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, और अच्छा। दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि जो प्रशासकीय विकेंद्रीकरण है। इनको दोनों को अलग अलग तरीके से समझने की जरूरत है। जब अपन अच्छा। इसकी बात करते हैं पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन की, राजनीतिक विकेंद्रीकरण की, तो यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जैसे आप पुराने समय की बात करें तो बहुत सारे राजाओं का जो दौर हुआ करता था, उस समय भी बहुत सारे मन में बहुत सारी मतलब परिस्थितियां ऐसी बनती थी। मान लीजिए कि एक अच्छा शासक लोकहित को सर्वोपरि रखता है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां के नागरिकों की पहल करने की क्षमता को किल करता है, उसको नहीं पता ये बात। तो ब्रॉडली अगर पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन को अगर अपन ऐसे समझें कि अगर नागरिकों की पहल करने की क्षमता को अगर हमें विकसित करना है, यानी कि हम चाहते हैं कि लोग अब आत्मनिर्भर, अगर भारत की बात करते हैं तो आत्मनिर्भर
सोच हो विकास के लिए, अपने खुद के मॉडल विकसित हो, तो हमारे लिए पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन एक अपने आप में प्रजातंत्र का दूसरा नाम है सर। अच्छा जी। सिमिलरली अगर अपन ऐसे देखें कि आज एकाधिकारवाद का समय है। आज अगर आप देखें गौर से तो एक फैमिली लंबे समय तक देश में रन कर रही है। कुछ पावरफुल लोग लंबे समय से अपनी सत्ता में बने हुए हैं। कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि पार्टीज बदल जाती है, एक पर्सन हमेशा सत्ता में लंबे समय तक रहता है। अगर आप ऐसे देखें कि हमारे कुछ औद्योगिक घराने हैं जो जिनके पास हमारे एक बहुत बड़ी पूंजी, देश की ओवरऑल कैपिटल उन्हीं के पास पड़ा हुआ है। जैसा अभी आप ही रिसेंटली अगर आप एक विश्व असमानता रिपोर्ट को पकड़ें तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है इस बार की विश्व असमानता रिपोर्ट में कि इंडिया जो है टॉप मोस्ट ऐसे कंट्रीज की लिस्ट में है। आई थिंक वो अंडर 10 टॉप मोस्ट उन कंट्रीज की लिस्ट में है जिसमें सर्वाधिक विषमतापूर्ण स्थितियां हैं। यानी कि लगभग 10% आबादी राष्ट्रीय आय का 57% रोल प्ले करती है इकोनॉमी में। आप सोचिए कि देश की 10% आबादी के पास तो टोटल राष्ट्रीय आय का 57% हो, और उसमें भी 10% में भी अगर आप गौर से देखें तो 1% ऐसा अभिजात वर्ग है जो राष्ट्रीय आय का 27% आय अर्जित करता है। क्या ये जी तस्वीर अपने आप में एक बात नहीं बताती कि हम जो सिस्टम रन कर रहे हैं वो कितना टिपिकल सेंट्रलाइज सिस्टम है, जी जी और इसमें निर्णय लेने की शक्ति जो है, निर्णय लेने के अधिकार जो है वो कितने सीमित लोगों के पास में है। जी और इसमें हमको कहीं ना कहीं अपनी पूरी राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को थ्योरेटिकल मॉडल से जो अभी एग्जिस्ट करता है उससे प्रैक्टिकल मॉडल में कन्वर्ट करने की वास्तविक आवश्यकता है। थ्योरेटिकल जी मॉडल अपन जब बात करते हैं ना तो अपन बात करते हैं किसकी? अपने कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर 73 अमेंडमेंट में ये साफ तौर पे लिखा हुआ है कि स्थानीय स्वशासन की इकाइयां जो हैं वो संवैधानिक मान्यता उनको दी गई है और विकेंद्रीकृत नियोजन की जिम्मेदारी दी गई है। जब हम स्थानीय इकाइयों की बात करते हैं इसका मतलब गांव में इकाई मतलब ग्राम सभा, शहर में इकाई मतलब वार्ड सभा, इसके बाद फिर पंचायत है, गांव में ब्लॉक है, फिर जिला है। ये एक त्रिस्तरीय प्रणाली है जो 73 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 73 अमेंडमेंट में उल्लेखित है। वहां साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि ग्राम सभा की शक्तियां आपके देश में राष्ट्र में विधानसभा की शक्तियों के अनुरूप हैं। जी अब जी होता क्या है, परिस्थितियां कुछ और है। थ्योरी तो बहुत क्लियर है कि इसमें नियोजन होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए और लोकल सेल्फ गवर्नेंस की वास्तविक तस्वीर सामने आनी चाहिए। लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे हमारी अंडरस्टैंडिंग ये जो जनरल तरीके से देखने में मिलती है वो ये है कि भाई अभी हमारी स्वशासन की इकाइयां जो हैं वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो अपने प्लान को बना पाए। इसलिए हम तय करेंगे कि कहाँ गांव में स्कूल बनेगा, इसलिए हम तय करेंगे कि कहाँ गांव में शमशान घाट बनेगा, या इसलिए हम तय करेंगे कि कहाँ कौन सी सड़क मार्ग कितना किस तरीके से प्रभावशाली तरीके से काम ठीक करेगा। है ठीक जो है। विषय तो जो योगेश विषय जी, जो हाँ बात जी आपने कही इसको हम इसमें हम समझ पाए कि डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण क्या है। तो इसमें दो चीजें समझ में आई, संसाधन और निर्णय लेने की क्षमता। ये क्या ऊपर से नीचे की तरफ आएगी या नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी? ऊपर से नीचे आ रही है अगर, यानी बड़े देश भर का कोई फैसला ले रहा है ना, वो राज्य को बता रहा है, फिर ऐसा करते करते नीचे जाते जाते गांव तक। तो ये केंद्रीकृत व्यवस्था हो गई जहां पे अधिकार भी किसी के पास है, अथॉरिटी मौजूद है और संसाधन भी उन्हीं के पास है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और एक दूसरा तरीका जो आपकी बात से समझ में निकल के आया कि जो नीचे से जाए, यानी उसकी निचली इकाई जो हो वो गांव हो, और गांव से फिर बात ऊपर चलती जाए, जनपद या तालुका या तहसील, ऐसा होता हुआ जिला और फिर राज्य, ऐसा। तो इसमें जब इस तरह से संसाधनों का और अधिकारों की, मतलब अथॉरिटी की बात जो आएगी, तब वो डिसेंट्रलाइजेशन है, हम आपकी बात से ये समझे। हाँ अब हाँ, इसी बात में थोड़ा सा एक पॉइंट मुझे जी, यहाँ ऐड करना है। ये ऊपर और नीचे तो हमारे समझने के शब्द हैं सर। अच्छा जी, यहाँ हम इसको थोड़ा सा संशोधित तरीके से देखना चाहें तो ऐसे देखें कि ये हम बात कर रहे हैं एक हर लेवल के डिसीजन लेने की मेरिट पर। फॉर एग्जाम्पल
स्कूल में शिक्षक आना चाहिए या आंगनवाड़ी वर्कर को फील्ड पे होना चाहिए, ये स्थानीय स्तर का निर्णय होना चाहिए, या स्कूल में बच्चों की रुचि का विषय पढ़ाया जाए, या स्थानीय निर्णय का विषय होना चाहिए। लेकिन अगर देश की सुरक्षा का विषय है, अगर वो विषय सही बात। एयर कनेक्टिविटी का विषय है, या वो विषय अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विषय है, तो उसका उसका निर्णय उस स्तर पे लिया जाए जो उसके लिए उपयुक्त है। तो ठीक यहाँ बात। पर हम ऊपर ऊपर या नीचे की बजाय हम ये कहें कि ये स्वशासन का एक व्यवस्था है। चूंकि ठीक। स्वशासन में अभी एक कमी है कि हम स्वशासन की स्थिति को में नीचे के अधिकारों का इंक्रोचमेंट करते हुए नजर आते हैं। आज की डेट में हम वो निर्णय ले रहे हैं केंद्र में बैठ के, राज्य में बैठ के, जो हमारी ग्राम सभा या हमारी वार्ड सभा को लेना चाहिए। इसलिए ये विषय जो है आज ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। हम यहाँ पर ये बात स्पष्ट रूप से समझें कि इसका कतई मतलब ये नहीं है कि राज्य अपने स्तर के निर्णय या केंद्र अपने स्तर के निर्णय भी नीचे छोड़ दे, नहीं नहीं, बिल्कुल जो नहीं, उन्हें लेने हैं। पर बिल्कुल ठीक मुद्दा बात। ये है फारूक जी, इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि आज भी हम आजादी के 70 साल 75 साल बाद भी हम विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है। हम आज भी IMR MMR, माल न्यूट्रिशन, भुखमरी और गरीबी जैसे मुद्दों में आज भी हम एक एंडलेस एजेंडा लेके रन कर रहे हैं। और उस एंडलेस एजेंडा का जो मूल जी जी। कारण है ना, वो यही है कि हमारी योजनाएं आर्थिक आवश्यकता, अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, या फिर हमारे कार्यक्रमों में समन्वय नहीं है, या फिर हम टारगेटेड बेनिफिशरीज को नहीं जानते अपने कि कौन एग्जैक्टली हमारे लिए, किसको हमें बेनिफिट दिया जाना है, या फिर हमारे संसाधनों का हम बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं जानते हैं। और वो जी ये जी। सब का अंतिम, अगर मास्टर की इन सब समस्याओं का अगर देखें, तो इन सब समस्याओं की अगर अंतिम चाबी किसी के पास में है, तो वो है समुदाय के पास में। ठीक बात, क्योंकि ठीक बात। वो तुरंत बता सकते हैं कि एक अगर पंच की अगर आप बात करें तो 20 हाउस होल्ड पे एक पंच होता है हमारा। वो बता सकता है कि किस घर में एक्चुअली में एक्सट्रीम पॉवर्टी है, वो बता सकता है कि किस घर में विकलांगता है, वो बता सकता है कि किस घर में वल्नरेबिलिटी है किसी भी प्रकार की। वहीं से जवाबदेही तो बनेगी। योगेश जी, आपकी इस बातचीत से ये समझ में आ गया कि हम ऊपर नीचे दाएं बाएं इसको ना देखें, बल्कि इसको हमको समझना इस तरह से है कि जहां उसका निर्णय लिया जाना है वहीं पर हो। ग्राम स्तर का है तो ग्राम स्तर, बल्कि मैं एक चीज आपके सामने रखता हूं और आप बताइएगा उसके क्या बात ये ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, गांव में या शहर के अंदर लाइटें कहाँ कहाँ होना चाहिए, तो ये मुद्दा बिजली विभाग तय नहीं करेगा। ये हम यानी नागरिक और शायद पुलिस विभाग के, हम यहाँ यहाँ बीट रहती है हमारी और ये एरिया में लोग नहीं होते हैं हमारे या ट्रेवल नहीं करते हैं, तो क्यों ना उस जगह में लाइट लगाई जाए, ज्यादा प्रकाश हो वगैरह वगैरह, ऐसी कुछ भी चीज। हालांकि मामला है बिजली विभाग का, तो मुझे लगता है ये भी एक तरह का डिसेंट्रलाइजेशन आवश्यकता अनुरूप टाइप का हुआ क्या। बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बेसिकली जनता की प्रशासन में भागीदारी की बात कर रहे हैं आप जैसे अगर आपने जो एग्जांपल लिया वो बड़ा सटीक एग्जांपल है इस बात को समझने के लिए कि हम हमारे जितने भी प्रयास हैं, गवर्नमेंट बेसिकली एक लोक कल्याणकारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। हमारे जितने भी प्रयास हैं वो है जनता के लिए, और जनता के लिए मतलब यहाँ पर मास्टर कौन है? मास्टर पब्लिक है, यानी कि मालिक पब्लिक है। बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, या फिर कोई दूसरा काम हो, इसमें जनता मालिक है, और जो ग्रासरूट फंक्शनरीज या डिपार्टमेंट या विभाग हैं वो उनके सेवक हैं। यहाँ पर अगर हैंडपंप की बात हो या बिजली की बात हो, तो निर्णय समुदाय को लेना है और एग्जीक्यूट सरकार के हमारे फंक्शनरीज को करना है। तो यहाँ पर अगर बात कर कि जैसे आपने कहा कि खंबा कहाँ लगेगा बिजली का, मान लीजिए तो ये सरकार यानी कि हमारा ग्रासरूट फंक्शनरी और वहां का स्थानीय समुदाय दोनों मिलके इस बात पे एक परस्पर सहमति बनाएंगे, और उसके बाद वो एक प्रस्ताव जो है वो ग्राम सभा स्तर से अनुमोदित होगा, और उसके बाद क्रियान्वयन के लिए विभाग के पास जाएगा। ठीक बात, यहाँ ठीक पर एक बात। महत्वपूर्ण बात है, आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो 73 और 74 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसने स्थानीय इकाइयों को ये शक्ति दी हुई है कि वो तय करें कि उनकी प्राथमिकता क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, और वो विभागों को बाकायदा उनकी टास्किंग करें कि ठीक क्या बात। होना चाहिए।
अगर जी विभाग के पास उसके लिए पर्याप्त बजट नहीं है तो विभाग उसको दोबारा से पंचायत में प्रस्तावित कर सकता है, और फिर पंचायत में उस काम को करने के लिए वार्षिक फेजिंग की जा सकती है। तो मान जो लीजिए 100 है और अभी 500 रुपए का काम है, तो अगले 5 वर्ष के लिए पंचायतों में दोबारा से अनुमोदन के बाद 5 वर्षों के लिए टास्किंग जा सकता है, लेकिन एक कोई बात रिजेक्ट नहीं कर सकता उसको। जैसे मुकेश जी। जैसे केंद्र की शक्ति है, जैसे राज्य की शक्ति है, वैसे ही ग्राम सभा की भी शक्ति है। लेकिन जी अनफॉर्चुनेटली हम ये मानकर बैठे हैं कि उनके पास कैपेसिटी नहीं है, इसलिए हम उनके काम को भी हम ही करेंगे। योगेश जी, ये आपने समस्या। बड़े अच्छे ढंग से ये चीज समझा दी है। डिसेंट्रलाइजेशन को लेके मुझे लगता है, या विकेंद्रीकरण को लेके, अगर ये दोनों शब्द भी लोग नहीं जानते हैं तो वो समझ गए होंगे क्या हम आप कहना चाहते हैं इससे। अब हम एक थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान में हमारे देश में अभी विकेंद्रीकरण की क्या स्थिति है, कुछ आप इस पे प्रकाश डालें, और फिर हम अगले चरण में चल के इस तरह से बात करेंगे कि आगे क्या किया जाना चाहिए या आगे कैसा भविष्य। तो अभी थोड़ा सा वर्तमान पर रोशनी डालिए। एक आप जो बात कर रहे थे कि एक रिपोर्ट आई है असमानता को लेके वगैरह, या जो भी आप जिस तरह से बताएं कि वर्तमान में भारत में विकेंद्रीकरण की क्या स्थिति। देखिए, बहुत बहुत ही ये दौर जो है, मैं कहूंगा कि एक थोड़ा सा कठिन दौर है। यहाँ हमने विकेंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था को और राजनीतिक विकेंद्रीकरण को एक नए तरीके से परिभाषित करना शुरू कर दिया है। ये एक अपने लिए, एक अपने आप में एक बड़ा चुनौतीपूर्ण प्रश्न है आपका। अगर आप इसको बारीकी से देखें तो देखें कि हमारे धरातल की स्थिति और हमारी सैद्धांतिक स्थितियों में बड़ा बदलाव की स्थिति है अभी। यहाँ तक मैं भारत की ओवरऑल बात करूं तो भारत में कई राज्यों ने विकेंद्रीकृत नियोजन पे बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं। जैसे केरल केरल एक राज्य है। केरल में विकेंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था को न सिर्फ कॉन्सेप्चुलाइजेशन से इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के लेवल तक लेके जा पाए हैं, बल्कि आज वहां के प्लान ग्राम स्तर से बनाए जाते हैं, ग्राम स्तर से अप्रूव किए जाते हैं, और उसका राज्य स्तर तक उसका एक एक समेकन, इंटीग्रेशन और इंटीग्रेटेड प्लानिंग का स्वरूप दिया जाता है। यानी कि अगर आप केरल की बात करें तो केरल की व्यवस्था ऐसी है सर कि ग्राम सभा, पंचायत, ब्लॉक और जिला, यहां से प्लान नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं। सिमिलरली वार्ड सभा, अर्बन लोकल बॉडीज और फिर डिस्ट्रिक्ट, इनके पास प्लान आके इनका इंटीग्रेशन होता है और उसको जिला योजना समिति अप्रूव करती है। जिला योजना समिति फिर राज्य स्तर तक डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान लेके जाती है, या इस प्लान को किया जाता है। इसी बीच में यहाँ जिला एक स्तर पे यहाँ एक सवाल है में आपकी जी, बात कंप्लीट कर लीजिए फिर सवाल कर। इस प्लान को फिर विभागों को रेस्पॉन्स प्लान सबमिट करने के लिए दिया जाता है। निश्चित समय में विभाग समुदाय द्वारा अनुमोदित प्लान पे अपना रेस्पॉन्स सबमिट करते हैं, और उसके बाद उसका एक 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 आपसी सहमति से एक एक्शन प्लान तैयार होता है, जो कि जिसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है। सिमिलरली मध्य प्रदेश ने सर इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं सर। अच्छा 1995 में मध्य प्रदेश में एक अधिनियम पास हुआ है जो जिला योजना समिति का अधिनियम है। यानी कि 1995 में ये एक्ट पास हुआ था, और 2001-2002 में राज्य बजट को जिला बजट में विभाजित करने का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया। तो मतलब आप समझें कि लगभग 20 साल पहले मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट लेवल बजट और डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्शन प्लान की परिकल्पना शुरू हो गई थी। और ये प्रोसेस बहुत, चूंकि एक लंबा समय टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जैसे मानव संसाधन की आवश्यकता है, लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन की आवश्यकता है, वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, एक रिसोर्स एनवलप की परिकल्पना की जाती है कि हमारे पास जितना रिसोर्स है हम उसके आधार पर कैसे एक सारगर्भित प्लानिंग कर पाएंगे। तो उसकी एनवलप बना के नीचे समुदाय को उपलब्ध कराया जाए कि हमारे पास इस समय जी इतना पैसा है, इसकी प्लान किए जाए। तो जी। ये एक अभी एक दौर है सर जिस दौर में सिस्टम स्टैब्लिश हो रहे हैं विकेंद्रीकृत नियोजन तो के। आपने एक तो व्यक्तिगत तौर से मैं इस बात को लेके बड़ा वो हूँ कि हमारे यहाँ स्पीड किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने की, सिवाय इंटरनेट के 5G की बात सुनने के, मुझे कभी भी स्पीड काम करने की बहुत सही नहीं दिखती है। 95 से आप बोल रहे हैं विकेंद्रीकरण पे काम हो रहा है, पर वैसे ही हो रहा है। ई गवर्नेंस पे भी जाने कब से राजीव गांधी जी थे तब से काम हो रहा है, पर हालत वही है कि
अभी आप किसी विभाग की वेबसाइट पे चले जाइए और जो उसने 5 मेनू ऊपर बनाए हैं, अगर पांचों आप क्लिक करेंगे तो 2 या 3 में आपको नीचे जाके ये लिखा मिल जाएगा, अंडर प्रोग्रेस फलाना, और वो सालों साल मिलेगा। तो ये खैर मेरा ये एक कटाक्ष था। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ, पंचायती राज सब जगह आया, आपने जो जितना बताया ना उसको बताने में आपने पंचायती राज का उदाहरण लिया एक तरह से, इसको डिसेंट्रलाइजेशन को, विकेंद्रीकरण को समझाने में। अब क्या वजह है, पंचायती राज पूरे देश में है, तो फिर आप ये बात क्यों कह रहे हैं कि केरल का कुछ अच्छा काम हो रहा है, मध्य प्रदेश में कुछ हुआ है, बाकी राज्यों में नहीं हुआ? भाई पंचायती राज तो तमिलनाडु में भी है, बिहार में भी है, यूपी में भी है, JNK में नहीं होगा शायद, अब 370 हट गई है तो शायद वहां भी हो। तो ये थोड़ा रोशनी डालें कि ये फर्क बहुत कैसे आ रहा बढ़िया। है फिर। फारूक भाई, इसमें एक बात दो समझने की है कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान ग्रामीण देश है, और पंचायती राज की जब हम बात करते हैं तो हम ग्रामीण की बात करते हैं ओवरऑल। लेकिन इसमें एक 74 अमेंडमेंट जो है वो शहरों के लिए है, जैसे 73 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ग्रामीण व्यवस्था को विकेंद्रीकृत करने के लिए एडवोकेसी करता है। सिमिलरली 74 अमेंडमेंट जो है वो ये कहता है कि नगरीय विकास को भी उसी तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से पंचायती राज के रूप में आपने एक संस्थागत अरेंजमेंट दे रखा है। यहाँ पर एक तो है आपका इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, जो आपने अभी जिसको जिक्र किया, पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर की। वहीं पर इनके अंदर वास्तव में निर्णय लेने की प्रक्रिया को इंस्टीट्यूशनलाइज करना, दोनों बातों में फर्क है। एक है हमारे संस्थागत पास स्वरूप है, एक्ट है, और दूसरा हाँ, उसके पास निर्णय लेने की क्षमता होना, दोनों में अलग अलग फर्क। क्षमता होना, और उस क्षमता का को वास्तव में एग्जीक्यूट कर पाना, उनके पास पर्याप्त मानव संसाधन होना, उनको ये जानकारी होना कि उनके उनके क्षेत्र में स्थानीय रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कितनी है, उनको पता होना कि उनके पास अनटाइड फंड कितना है, उनको ये उस लेवल पे उनके अंदर कन्वर्जेंस की कैपेसिटी होना कि वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की बात करें। जैसे मान लीजिए, एक मिनट के लिए उदाहरण के लिए अपन ऐसे समझें कि किसी एक ब्लॉक की बात करें, वहां पर कृषि क्षेत्र है। अब कृषि क्षेत्र में अपनी खुद चुनौतियां हैं, जैसे आप देखें तो क्या चुनौती है? उत्पादन की अनिश्चितता है पानी के कारण। अगर अपन देखें, स्लो ग्रोथ रेट है। अगर वहां का ब्लॉक या वहां की पंचायत ये तय करती है कि हमको अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो उसके दर उसकी जो वृद्धि है एग्रीकल्चर की, वो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे एग्रीकल्चर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिफिकेशन पे, अगर पानी करेक्ट, होगा, इरिगेशन पे। सिंचाई सिंचाई पे, अधोसंरचना पे, सड़क होगी, जैसे जलग्रहण विकास मिशन पे, जैसे नरेगा पे, जी। जैसे सिंचाई के दूसरे कार्यक्रमों पे, कृषि के कार्यक्रमों पे। तो अब इन सबका जो इंटर सेक्टोरल लिंकेज है, इन सबकी जो इंटर सेक्टोरल कन्वर्जेंस है ना सर, ये अपने आप में एक कैपेसिटी का सब्जेक्ट है। और यही वजह है कि हमारे देश में ज्यादातर सेक्टर्स में आइसोलेटेड अप्रोच में प्रोजेक्ट जो है वो अपने अपेक्षित लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पा रहे। और ठीक यहां बात। पर मैं केरल की तारीफ इसलिए एग्जांपल दे रहा था कि केरल में इस चीज को इंटीग्रेटेड तरीके से देखने की कोशिश की गई है, चाहे वो न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट हो, चाहे वो एजुकेशन का, आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल में लाने की अरेंजमेंट करने की बात हो। तो ये विषय ऐसे हैं जो स्थानीय स्तर के विषय हैं, जिन पर अगर केंद्र स्तर से कोई प्रयास करेगा तो जिंदगी भर प्रयास करता रहेगा, नहीं कर कभी भी पाएगा। सफल नहीं हो पाएगा। सही सही। यहाँ पर हमें कार्य कार्यक्रमों के बीच में अगर हमें कन्वर्जेंस को सुनिश्चित करना है तो हमें सब ग्रासरूट लेवल पे जाके करने की जरूरत होगी। ठीक बात है। मध्य प्रदेश में इसकी एक कोशिश की है। अगर हम इसको मध्य प्रदेश के मॉडल के को समझते हुए समझेंगे तो शायद ये और ज्यादा सरल तरीके से समझ में आएगा। थोड़ा सा, आई नो ये सब विषय में थोड़ी जटिलता है, और इसको अगर आप कहें तो मैं मध्य प्रदेश के जो विकेंद्रीकृत नियोजन का जो मॉडल है वो आपके सामने एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करूं, तो शायद इससे हम लोग इसको आगे समझ पाएंगे कि कैसे संभव हो सकता है। जी जी, जरूर बताइए, मगर हम चाहेंगे कि आप सरल ढंग से ही उसको रखें, तो उसकी क्लिष्टता से अपन बचेंगे। हम एक चीज जरूर आपसे यहाँ चाह रहे हैं कि आपके ये जितने जो डॉक्यूमेंट्स या कोई आप लिंक्स होंगे, तो हम दर्शकों आपको भी बताना चाहते हैं, योगेश जी से हम वो लेकर वो वेबसाइट्स जहाँ पे वो चीजें दिख सकती हैं। आपने, योगेश जी ने तकरीबन 2,500 लोगों को ट्रेंड किया हुआ है इस मुद्दे के ऊपर। आपके कुछ पेपर प्रेजेंट हुए हैं इसी डिसेंट्रलाइजेशन को लेके, इस तरह से, और जो प्लानिंग के मुद्दे हैं इसको लेके जो लिंक है
वो हम अपने वीडियो में, जब आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे देखेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिलेंगे। तो हम योगेश जी ये चीज कर दे रहे हैं कि विस्तार से लोग वहां देख पाएंगे। पर अब आप अपनी बात संक्षेप में कह सकते हैं, जरूर मॉडल बताइए मध्य प्रदेश का। देखिए, चाहे हम अर्बन की बात करें या रूरल की बात करें, दोनों ही स्थितियों में हमें, हमारा जो लक्ष्य है वो है स्थानीय आवश्यकता को स्थानीय संसाधनों से अधिकतम रूप से को आवश्यकता मूलक कार्यक्रमों की तरफ कार्य करना। एट द सेम टाइम हमारे लिमिटेड बजट के साथ में हम ऑप्टिमम रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन इंश्योर कर पाए। क्योंकि देखिए, नियोजन की आवश्यकता भी वहीं पड़ती है जहां पर हमारे पास रिसोर्सेस की कमी है और हम अधिकतम डायरेक्शनल एफर्ट्स डाल के अपने रिसोर्सेस को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाए। विकेंद्रीकृत नियोजन में बेसिकली इन्होंने, हम लोगों ने मध्य प्रदेश में स्टेट प्लानिंग कमीशन के साथ कुछ प्रयोग किए और एक एमपी मॉडल करके इसको डेवलप किया। और इसमें हमने क्या किया कि मोटे तौर पे 6 सेक्टर में पूरे विकास के नियोजन को देखने की कोशिश की। और इस 6 सेक्टर के अंदर हमने ऑलमोस्ट सारे विभागों को, सारी योजनाओं को उन 6 सेक्टर के अंदर मैप कर लिया। उसमें फूड एंड न्यूट्रिशन एक सेक्टर था, उसमें एग्रीकल्चर एक सेक्टर था, उसमें आजीविका को एक सेक्टर के रूप में देखा गया, उसमें नागरिक अधिकारों को एक सेक्टर के रूप में देखा गया, उसमें ऊर्जा को एक सेक्टर के रूप में देखा गया और एजुकेशन की बात की गई। अब यहाँ पर इन 6 सेक्टर्स में हमने आप शायद अवगत होंगे कि लगभग 68 मुख्य प्रमुख विभाग हैं और लगभग 112 अन्य एजेंसीज हैं जो विभागों के साथ संबद्ध तरीके से काम करती हैं। इन सबकी कोई ना कोई गतिविधि नीचे फील्ड पे ये अपेक्षा की जाती है कि लक्षित समूह को आइडेंटिफाई करके उन्हें किसी प्रकार की सेवाएं दें, चाहे वो पेंशन की सेवा हो, चाहे वो इलेक्ट्रिफिकेशन की सेवा हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो। हमने हमारा पैकेज कुछ ऐसा था कि हमने 6 सेक्टर्स को नीचे डिस्कस करना है ग्राम सभा स्तर पे या वार्ड सभा स्तर पे, और नीचे से इससे रिलेटेड आवश्यकताओं को कैप्चर करके वो एक सिस्टम के माध्यम से, एक आईटी एप्लीकेशन के माध्यम से इसको इंटीग्रेटेड तरीके से ऊपर तक लाना है। तो जो वर्तमान व्यवस्था है पूरी सर, उस व्यवस्था में हमने एक ऑपरेशनल मॉडल ऐसा बनाया है कि राज्य स्तर पे एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई, जिला स्तर पे जिला योजना समिति थी और जिला पंचायत और अर्बन और रूरल के अलग अलग 2 संरचना तैयार की। मैं आपको कट शॉर्ट करते हुए ब्रीफली बताऊं कि नीचे के लेवल पे हमने एक तकनीकी सहायता दल बनाया जो 5 पंचायतों के बीच में हमारे 6-7 वर्किंग ग्रुप्स टाइप, 6-7 ग्रासरूट फंक्शनरीज जो थे वो ग्राम सभा स्तर पे जाते थे और वो वहां की नीड को कैप्चर करते थे, जो स्थानीय परिस्थितियां हैं, जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं, जो स्थानीय प्राथमिकताएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वो एक इंफॉर्मेशन नीड मैट्रिक्स को एड्रेस करते थे कि वहां की क्या ज्योग्राफिकल स्ट्रेंथ है, वहां की क्या कमजोरियां हैं। वहां एक छोटा सा स्वॉट एनालिसिस होता था जो ये बताता था कि अगर हमको लोकल स्तर पे न्यूट्रिशन को वास्तव में एड्रेस करना हो, माल न्यूट्रिशन की स्थिति को, तो हमको स्थानीय शक्ति को कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो वहां से हमने बहुत सारी चीजें एक नई लर्न की। हमने लर्न ये किया कि एक्चुअली रिसोर्सेस की आवश्यकता उतनी नहीं है डेवलपमेंट में जितनी हमारी दिशात्मक प्रयासों की आवश्यकता है। किसी गांव में किसी वार्ड ने हमसे वहां पर हेलीपैड की डिमांड नहीं की। डिमांड क्या की सर? हमारे स्कूल में अच्छा फर्नीचर हो जाए, हमारे हमारे पास पीने का पानी हो, हमारी पहुंच, सड़कों की पहुंच हो प्रॉपर। ये अगर आप बारीकी से देखें तो ये एक्चुअली में जो डिमांड है हमारे रिसोर्स एनवलप में 1 साल में पूरी होने वाली डिमांड थी। लेकिन इसके बावजूद भी क्या कारण है कि आजादी के 75 सालों तक हम उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को दरकिनार रखे हुए हैं और हमारे पास जो जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं वो उनकी आवश्यकता से कितने मैच करते हैं हमें नहीं पता थी। तो वहां पर हमें बहुत सारे नवाचार का स्कोप मिला, संसाधनों के उचित सदुपयोग करने का स्कोप मिला और उसके आधार पे हमने एक डिफरेंट विलेज स्पेसिफिक प्लान प्रिपेयर किया। और आप देखेंगे कि 2020, 21, 22 सॉरी 2018, 19, 20 यहाँ पर आते आते लगभग मध्य प्रदेश के 45,000 गांवों में ग्राम स्तरीय इंटीग्रेटेड नियोजन की
पूरी एक्शन प्लान प्रिपेयर्ड रखी रही, बनाई ठीक गई, है। जो ठीक। कि रिसोर्स एनवेलप के अनुरूप थी। तो ठीक मुझे है। लगता है सर कि ये एक प्रयास था जिसको कि अगर कंटिन्यू किया जाता तो उससे आ, एक बड़ा चेंज होता है, जो पूरा डायमेंशन बदलता। जो आप अगर देखें कि हमारे फ्लैगशिप स्कीम्स की जो मूल है कि हमको लोगों को नीचे के लेवल से ही आइडेंटिफाई करना है लक्षित समूह को। यदि आप अगर मनरेगा को देखें या सर्व शिक्षा अभियान को देखें या हमारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को देखें, इनका स्वरूप भारत सरकार ने ऐसा ही तैयार किया है कि इनको विकेंद्रीकृत नियोजन के आधार पर ही प्रिपेयर होना है। पर चूंकि हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था इससे पहले, तो इसको हम एड्रेस ही नहीं कर पाते थे और लक्ष्यों में कन्वर्ट हो जाता था। ये ठीक बात राज्य स्तर से लक्ष्य डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे जिले को, जिले से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे पंचायतों को। अब है। ये बाकायदा नीचे के आने 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 की अपेक्षित हुए। पर जी। अगेन प्रॉब्लम वही है बॉस, प्रॉब्लम ये है कि इस सब के बावजूद भी इसका प्रैक्टिस में आना अपने आप में एक चुनौती का विषय है सर। जी। जी। तो योगेश जी, आपकी बात से जो चीज निकल के आई मध्य प्रदेश मॉडल में, एक तो ये समझ में आया कि जिसको अंग्रेजी में बकेट कहते हैं, यानी 6 उन्होंने अलग अलग हिस्से, जिसमें से एजुकेशन है जैसे करके पूरा ये है, उन के हिसाब से देखा। प्लस उन्होंने इन तीनों स्तर पे, राज्य, जिला और जिले से नीचे जाते हुए ग्राम, और गांव के 5 एक गांव के बीच में एक को मिलाकर एक यूनिट बना दी। 10 घरों के बीच में एक पंच होता जी। है। हाँ, पंच है तो ऑफ कोर्स सर, पूरा पंचायती सिस्टम। फिर नीचे 5 करेक्ट। गांव पे भी एक उन्होंने एक, जैसे स्कूलों में संकुल होता है या आंगनवाड़ी में हेल्थ तकनीकी में सहायता सेक्टर देना। होता है, तो एक पॉइंट बना दिया और फिर वहां के लोग जाके गांव में जाके उन्होंने लोगों से बात करी कि भाई बताओ तुमको क्या चाहिए, और उस तरह से जो ये बन के आया प्लान, उसके लिए दोनों चीजें मौजूद थी, संसाधन भी मौजूद थे, यानी जिला स्तर, ग्राम पंचायत स्तर, और आपका मतलब तीनों स्तरों पे पैसा भी मौजूद था और निर्णय लेने की क्षमता भी मौजूद थी। इसका नाम आप ये मध्य प्रदेश का मॉडल बता रहे हैं, जो मैं हम समझ पाए हैं इस तरह से। तो बहुत अच्छा ये प्रयास है। अब आप ये बताइए, मैं आपके सामने एक चीज रखता हूँ। मेरा ये मानना है कि ये विश्व अपरिपक्व है, बड़ा विकृतियों से बना हुआ है, और अगर लोग जो आस्थावान हैं, दोज हु बिलीव इन गॉड एंड ऑल, तो वो ये मान के चलना चाहिए उनको कि ये ईश्वर ने एक्चुअली बनाया है इसको ऐसा, क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा विद्रूप टाइप का, ज्यादा कठिन वर्ड हो गया, मतलब थोड़ा विकृत है, खराब है, इसमें ऑलरेडी खराबियां हैं। ये ठीक कैसे होंगी? ये ठीक होंगी या तो हमारा यहाँ व्यवस्था हम ऐसी लाएंगे, या और व्यवस्था में अगर हम खुद नहीं कर पाए, तो फिर तकनीक आएगी जो बहुत कुछ ठीक करेगी, मजबूरी बन जाएगी आपकी वो। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, अभी कई सारी टेक्नोलॉजी बहुत कुछ बदलाव ला रही है। मैं थोड़ा ये विकास और हेल्थ एजुकेशन से बाहर लेके चलता हूँ आपको एक चीज। शाहरुख खान ने एक बार बहुत पहले बात कही थी, जब वो आए आए थे का और सफल हुए थे, तो उन्होंने ये कहा था मैं आखिरी सुपरस्टार हूँ। अब वो बात तो वो जरा बड़बोले टाइप का स्टाइल है, इससे थोड़ा ध्यान आकर्षित होता है, इसलिए उन्होंने ये बात कही। मगर ये बात हो गई सच 2020 के बाद। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी इस तरह से आई है, इंटरनेट इस तरह से सर्वव्याप्त हो रहा है, और दूसरे माध्यम आ रहे हैं, ओटीटी और ये तमाम चीजें, यूट्यूब पे चैनल बन रहे हैं, फेसबुक पे बन रहे हैं, तमाम तरह के सोशल मीडिया हैं। अब हो ये रहा है कि लोगों के अपने अपने स्थानीय स्तर पे हीरो होने वाले हैं, यानी कुछ लाख की। अब बुंदेलखंड में वो अपना न्यूज चैनल, वो न्यूज अपने ढंग से सुनना चाहते हैं बुंदेलखंडी में, और बुंदेलखंडी में जोक सुनना चाहते हैं, बुंदेलखंडी में कुछ नाटक देखना चाहते हैं। तो विकेंद्रीकरण तकनीक अपने आप लेके आ रही है, समाज में आ रहा है। शासन अगर देर कर देगा तो ये उल्टा पड़ जाएगा, उल्टे बांस बरेली पहुंच जाएंगे। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या दिखता है भविष्य में, इन तमाम इस परिदृश्य में ये ऐसे होते हैं। बहुत ही चैलेंजिंग बात है फारूक जी। देखिए, जैसे आपने अपनी वक्त शुरू वाली समय में आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम कितनी स्लो रफ्तार से चल रहे हैं, और अब अगर हमने समय पर टाइम, हमारे सरकार के पॉलिसी होल्डर्स और प्लानर्स ने समय पर इनिशिएटिव नहीं लिए, तो कोई और आके उस एड्रेस को फुलफिल कर लेगा। जैसा कि अगर आप देखें तो संविधान में अमेंडमेंट होने में ही 20 साल लग गए थे सर। हम्म। आप सोचिए कि जिस विषय पर हम संसद के अंदर ही अमेंडमेंट करने में ही 20 साल लगा दें, उसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होना और उस इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को प्रैक्टिस में आना कितनी लंबी यात्रा होगी सर।
और इसमें कुछ एक बड़ी बीच की जो पेच है ना सर, वो अगर आप बारीकी से देखें तो आपको आप क्लियरली समझेंगे कि ये क्यों इतना लंबा समय हो रहा है। जैसे कृत नियोजन के मामले में अगर अपन बारीकी से देखें तो जो बिजनेस ऑफ कन्वीनियंस है ना सर, वो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे हम मानकर चलते हैं कि नीचे की एजेंसीज की कैपेसिटी नहीं है, और चूंकि नहीं है तो इसके लिए अभी जो काम खत्म होना है, इसलिए ऊपर के लोगों को ही नीचे की एजेंसीज का काम खत्म कर देना है। जबकि महात्मा गांधी इस बारे में बड़े क्लियर थे। जब उन्होंने लोकतंत्र की कल्पना की थी और जब उन्होंने स्वतंत्रता की बात कही थी, तो उन्होंने कहा था कि जब तक गलती करने की स्वतंत्रता ना हो हमारे पास, तब तक उस स्वतंत्रता का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। इसका मतलब देर इज नो शॉर्टकट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग। जब तक कि आप उन्हें बाकायदा समुदाय को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो ये होगा नहीं। आज भी नहीं करेंगे, कल भी नहीं करेंगे, 50 साल बाद भी नहीं करेंगे, तो हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम बिजनेस ऑफ कन्वीनियंस कर रहे हैं। दूसरा, इसमें एक तो चुनौती है जिसके कारण ये और डिले होता जा रहा है। जैसे हर लेवल पे ग्रासरूट फंक्शनरीज की व्यवस्था करना सरकार के लिए मुश्किल है। लोगों की एक रूपता रखना मुश्किल है। हर गांव की अपनी आवश्यकता हो सकती है, हर वार्ड की अपनी आवश्यकता हो सकती है। विभाग को बहुत सारा विजन यूज करना पड़ेगा, बहुत सारे संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर क्षेत्र को एड्रेस करने के लिए। ऐसे में आईटी अपना रोल, जो आपने अभी इंडिकेट किया ना, आईटी अपना रोल बहुत खूबसूरती से प्ले करेगी। यदि आपने टाइमली नहीं किया तो वस्तुनिष्ठता आ जाएगी, और फिर उसमें आईटी सबको एक साथ तरीके से इस पर काम करना शुरू कर देगी, जो कि अगेन बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसमें लोगों के दर्शन की, लोगों के विजन की, लोगों की बिल्कुल। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज का लॉस होना शुरू हो जाएगा। करेक्ट। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर हम वास्तव में समुदाय के साथ में सामाजिक न्याय की दृष्टिकोण से अपनी विकास को देखना चाहते हैं, तो हम उनके अधिकारों को, उनको ससम्मान समय पर सही तरीके से उनके इंटाइटलमेंट को उनको इंश्योर ठीक बात। कराएं। और इन सब में ठीक। आपकी और मेरी, हम सबकी भूमिका है। और बिल्कुल एज बिल्कुल। ए सिटीजन हमको ये तय करना पड़ेगा कि हम एटलीस्ट अपने स्तर के निर्णय लेने में जरूर लें। एक्चुअली इसके साथ दुर्भाग्य ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन चाहते हर व्यक्ति है, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि वो मुझ तक डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए, मुझे नीचे नीचे करेक्ट। हैंड ओवर करना पड़े पावर को, तो वो मेरे लिए डिफिकल्ट डिसीजन है। जी जी। शायद यहाँ पर ये बेसिकली विषय जो है तो इंडिविजुअल जस्टिस से ज्यादा रिलेट करता है। आपने जो हमने वे फॉरवर्ड आपसे सवाल किया था, और उसमें आपने एक्चुअली कुछ बॉटलनेक्स, कुछ दिक्कतें, कुछ बाधाएं, कुछ अंधे मोड़ उनके बारे में बताया, जिसमें से लोगों की प्रवृत्ति कि वो सिर्फ अपने तक ही अधिकारों को रोके रखना चाहते हैं, ये है। कुछ अविश्वास है कि नहीं नहीं नहीं, नीचे के लोग नहीं जानते हैं, हम जानते हैं, ये है। कुछ जगह ये भी है मामला कि अभी रुको, अभी बहुत जल्दी में करना है ये काम, सिखा देंगे उनको और बाद में देंगे, अभी तो मगर ऐसे ही होगा ये काम। मैं आपकी बात को ये देखता हूँ कि एक्चुअली ये मनोवृत्ति का मामला है, सोच का मामला है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने बच्चों तक पे ना ये काम नहीं कर पाते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। वो अपने सबॉर्डिनेट को नहीं करते। अंग्रेजी में इसको डेलीगेशन कहा जाता है, कि अपने काम में से जिम्मेदारी आपकी रहेगी, मगर आप काम दूसरों को देंगे, उनको अधिकार दूसरों को देंगे। तो ये डेलीगेशन है। तो अब बताओ, आप घर में भी देख सकते हैं कि भाई ये वाला काम तो आपका बेटा कर सकता है, अरे नहीं नहीं यार, उसको हम इतना पैसा लेके फलानी चीज खरीदने नहीं भेजेंगे। सो ये एक्चुअली मनोवृत्ति का मामला है। आपने बहुत अच्छे से रेखांकित किया योगेश जी। आपने इस गूढ़ से विषय को काफी अच्छे ढंग से कोशिश करी समझाने की, बताने की। कुछ हम समझे हैं, कुछ हम और समझेंगे, और शायद कुछ हम पहले से समझते थे। असल में शायद आवश्यकता इस बात की है कि इस बात को बार बार कहा जाए, आकर्षक ढंग से कहा जाए, तरह तरह से कहा जाए, और ये आम लोगों के अंदर बैठनी चाहिए ये बात। तभी इसका ये एक्सक्यूज मी इसका परिणाम प्राप्त होगा। नीति निर्देशक जो लोग हैं, जिनके हाथ में ये सब कुछ है, वो करेंगे, नहीं तो हम नीचे से मांग लेंगे और ले आएंगे इसको। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको बात समझ में आई होगी। तो डॉक्टर योगेश, बहुत शुक्रिया। काफी लंबी हो गई बातचीत, मगर मुझे लगता है कि लोगों के कमेंट से, लोगों के लाइक से, शेयर से हमें पता चलेगा कि ये बात हम तक पहुंची। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी अगले विषय पर। थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू।